अस्सलाम वालेकुम, रिजवान शबीर कियानी आपसे मुखातिब हूँ। कल से सोशल मीडिया पर उज़्मा खान और उसकी बहन के कंप्रोमाइज़ के बारे में हमारी पूरी कौम अपनी अपनी राय का इज़हार कर रही है और आलमोस्ट सारे लोग उनको बकाऊ माल और तरह तरह की गालियाँ दे रही हैं। उज़्मा खान के केस और उसके कंप्रोमाइज़ पर कमेंट करने से पहले मैं कुछ याद दहानी करवाना चाहूँगा इस कौम को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का हाफजा बहुत कमज़ोर है। हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी बात पे कमेंट करते हैं, किसी भी बात पे एहतजाज करते हैं या किसी बात पे खुश होते हैं और थोड़े टाइम बाद हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम वही कौम हैं जिसके एक शहरी शाहजेब खान को कराची में शार्क जुतई और सिराज तालपुर ने सरेआम कत्ल किया और उस मकतूल का वालिद एक डीएसपी था, एक पुलिस का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। लेकिन इसके बावजूद वो डीएसपी इस हद तक मजबूर हो गया कि उसने अदालत में जाकर ये स्टेटमेंट दी कि मैं अपने बेटे के कातलों को माफ करता हूं और मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। क्या ये उसने अपनी मर्जी से, रजामंदी से और खुशी से स्टेटमेंट दी थी? लेकिन हमारी कौम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि यहां ताकतवर का कानून राज है। यहां पर ताकतवर जैसे चाहता है अपनी मनमानी करता है। इसके बाद आपको यह भी याद होगा कि एक रेमंड डेविस नामी शख्स भी हुआ करता था। उसने भी पाकिस्तान में सरेआम 2 नौजवानों को कत्ल किया और उनके वारसान ने भी अदालत में जाकर यह स्टेटमेंट दी थी कि हमने रेमंड डेविस को खुदा की रजामंदी के लिए माफ कर दिया। आप ये सोचिएगा जरूर कि क्या वाकया ही खुदा की रजामंदी के लिए माफ किया गया था या उनको इतना प्रेशराइज किया गया था कि वो बेचारे उसके सामने टिक नहीं सके। उसके बाद आपको मॉडल टाउन के 14 कत्ल भी शायद याद होंगे, जिसमें आज तक उनके लवाहकीन दुआएं दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए कि उनको कत्ल करने वाले लोग और करवाने वाले लोग ताकतवर हैं। उसके बाद शायद आपको यह भी याद हो कि आयान अली नामी एक मॉडल गर्ल भी हुआ करती थी, जिसको एक कस्टम ऑफिसर एजाज महमूद नामी शख्स ने गिरफ्तार किया था। और आपको शायद यह भी याद हो कि वो एजाज महमूद कुछ अरसे के बाद कत्ल हो गया था और आज तक उसके कातलों का सुराग नहीं मिल सका और उसकी फैमिली आज तक दर बदर की ठोकरें खा रही है। इसके बाद शायद इस कौम को यह भी याद हो कि हमारी मुल्क में बच्चों की पोर्नोग्राफी के एक बहुत बड़ा केस सामने आया था, जिसमें हजारों के हिसाब से बच्चों की पोर्न वीडियो दूसरे ममालिक में भेजी गई थी और फरोख्त की गई थी। आज तक उस केस के असल मुल्जमान भी गिरफ्तार नहीं हुए और केस एक आम आदमी को, जो उसका सबसे निचले दर्जे का ब्रोकर था, उसको गिरफ्तार करके ठप कर दिया गया। इसके अलावा लाखों के हिसाब से ऐसे केसेस हैं जिसमें मजलूम आज भी जुल्म की चक्की में पिस रहा है और ताकतवर अपने ताकत के नशे में घूम रहा है। अब इन सारे हालात को सामने रखकर हम उज़्मा खान और उसकी बहन हुमा खान का केस डिस्कस करते हैं। 2 ऐसी लड़कियां जो यतीम हैं और उनका कोई वाली वारिस नहीं है। मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि पूरा सोशल मीडिया इन दोनों बहनों के किरदार के बारे में अपनी अपनी राय दे रहा है। कोई इनको बाजारी लड़कियां कह रहा है और कोई क्या क्या बकवासात कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम बेहिस कौम हो चुके हैं। आप अगर किरदार की बात करते हैं तो अगर हम सब लोग अपने अपने दामन में जरा आंख घुमाकर देखें तो शायद हम लोगों को शर्म आनी शुरू हो जाए। और अगर मैं ये बड़ी गारंटी से कह सकता हूं कि अल्लाह ताला हमारे ऐबों से पर्दा उठा दे और हमारे सारे ऐब दुनिया को दिखा दे, तो हम या तो खुदकुशी कर लेंगे या सारी जिंदगी के लिए अपने घर में बंद होकर रह जाएंगे, क्योंकि हम में से हर शख्स इतना गुनाहगार है कि हम उन गुनाहों के साथ लोगों को फेस नहीं कर सकते। लिहाजा खुदारा लोगों के किरदार पर हर वक्त कीचड़ उछालने से बाज रहें और किसी के किरदार के बारे में बात करने से पहले एक दफा सोचें जरूर कि वो इंसान है और हम भी इंसान हैं और अल्लाह ताला अगर हमारे पर्दे रखे हुए हैं तो हमें भी लोगों के पर्दे रखने चाहिए। हमें लोगों के बारे में इस तरह की गलत गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। उज़्मा खान और हुमा खान का केस ये नहीं है कि उनका किरदार क्या है, उनका केस ये है कि उनके घर में जहां पे वो रह रही थी, लोग जबरदस्ती उनके घर में घुसे, उनको मारा पीटा, उनको धमकियां दी, उनके घर में तोड़ फोड़ की और उनको जख्मी किया। इसमें किरदार किसी जगह भी नहीं है। अगर किसी को यह शक है कि उसके शोहर या उसकी बीवी के साथ किसी का कोई मामला है, किसी के कोई गैर कानूनी गैर शरई ताल्लुकात हैं, उसके पास कानून में चराजोई का इख्तियार मौजूद है।
وہ قانون کے مطابق ایسے شخص کے خلاف پولیس میں FIR درج کروا سکتا ہے اور وہ قانونی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن قانون کسی کو بھی حق نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کے گھر میں گھس کر اس کو مارے پیٹے، اس کو دھمکیاں دے اور زبردستی کسی کے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ لہٰذا جو بھی اس کے ملزمان ہیں انہوں نے قطعاً غیر قانونی کام کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم عظمیٰ خان اور اس کی بہن کے کردار کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دیں، کیونکہ کردار کشی کرنا ہماری قوم کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں واپس کیس کی، کہ ایک طرف یہ دو لڑکیاں ہیں اور دوسری طرف ملک ریاض اور اس کی فیملی ہے۔ وہ ملک ریاض جس کے پاس بے شمار ریٹائرڈ بریگیڈیئرز، جنرلز، ریٹائرڈ سیکرٹریز اور سینئر بیوروکریٹس بطور ملازم کام کرتے ہیں۔ وہ ملک ریاض جس کا سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے تو سپریم کورٹ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے پراپرٹی بروکر کا کام شروع کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ زمین کی قیمت طے کرنے کے لیے آفرز اور کاؤنٹر آفرز شروع ہو جاتی ہیں، اور آخر میں سپریم کورٹ ایک اسپیسیفک آفر کو ایکسپٹ کر کے وہ زمین سپریم کورٹ میں کیس کے دوران نیلام کرنے کا حکم دے دیتی ہے، اور یہ حکم دیتی ہے کہ یہ قانونی تھا یا غیر قانونی ہم اس پہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، اور اس کو حکم دیتی ہے کہ آپ 8 سال کی قسطوں میں پیسے جمع کرا دیں، اور پیسے بھی وہ جو اس زمین کی اصل مالیت سے 10 سے 15% کے برابر ہیں۔ وہ ملک ریاض بیوروکریسی جس کے گھر کی لونڈی سمجھی جاتی ہے اور جو حکومتیں بنانے اور گرانے والا ہو، وہ شخص جس کے پاس 70% سے زیادہ اچھے وکلا پے رول پر ہوں، وہ شخص جس کا میڈیا گھر کی لونڈی کی طرح اپنا کردار ادا کرے، اس کے خلاف عظمیٰ خان اور ہما خان کیا مقابلہ کرنے کے لیے ٹک سکتی ہیں؟ ایک دفعہ سوچئے گا ضرور۔ مجھے تو عدالتی نظام پر حیرانی ہو رہی ہے جو ایک مضروب کا 164 کا سٹیٹمنٹ لکھنے کے لیے بےتاب بیٹھی ہوئی تھی۔ لہٰذا اب جب بھی عظمیٰ خان اور ملک ریاض کے کیس پر بات کریں تو ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ سوچئے گا ضرور۔ اگر بحیثیت قوم آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو کم از کم آپ مظلوم کو گالی نکالنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کل اس ظلم کی چکی میں ہم میں سے کون پس رہا ہوگا، اور پھر اس وقت ہم دعائی دیں گے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ پاکستان کا قانون ارسطو کے اسکول کے عین مطابق ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ قانون مکڑی کا جالا ہے جس میں طاقتور تو نکل جاتا ہے لیکن چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں مظلوم ظالم کے خلاف چارہ جوئی کرنے کے بجائے ظلم برداشت کرنے کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم۔